नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार चुनाव आज पूरा हो गया, दूसरे चरण का भी मतदान हो गया और शाम तक जो अभी तक डाटा उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार करीब 67% मतदान दूसरे चरण में हुआ है। 67.14% मतदान हुआ है और इसमें भी पहले चरण की तरह युवाओं, वो प्रवासी मजदूरों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट में मतदान में हिस्सा लिया है। यानी एक तरह से आजादी के बाद से इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। आप कह सकते हैं ये एक रिकॉर्ड बन गया है। जैसा आप सब लोग पहले से भी जानते हैं कि बम्पर वोटिंग का मतलब बदलाव है, सीधे सीधे बदलाव है। और ये जो बयार बदलाव की बहनी शुरू हुई, इसके लिए दो फैक्टर हमारी समझ से दो फैक्टर काम किया है। एक प्रशांत किशोर का फैक्टर और दूसरा राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव का फैक्टर। आप इन तीनों को कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ना ही प्रशांत किशोर के उस प्रयास को इग्नोर कर सकते हैं जिसके लिए उन्होंने 3 साल से लगातार बिहार की जनता के बीच जा करके अपनी पूरी मेहनत की है, पूरा डाटा इकट्ठा किया है और उसके अनुसार लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और उसमें जो तड़का लगाया वो राहुल गांधी ने लगाया, वोट चोरी का, वोटर अधिकार यात्रा के मार्फत। और उसके अलावा जो अब तक वो 3 बार पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने जो वोट चोरी का खुलासा किया। बिहार में पहले चरण के मतदान यानी कि 6 नवंबर से ठीक एक दिन पहले उन्होंने जो एच फाइल को खोला हरियाणा को लेकर के, उसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया। हालांकि एक चीज और इसमें आपको बता दूं कि पूरी ताकत लगी हुई थी एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगभग महीने भर तक, अगर महीना नहीं तो एक पखवाड़े भर तक वो बिहार में जमे रहे। यहां तक कि देश की चिंता छोड़ दिया उन्होंने, केवल और केवल उनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव जीतना था। इसका नतीजा आपने देखा। अब वो क्या है, इसके पीछे क्या राज है, मैं नहीं जानता। मैं अभी कुछ कह भी नहीं सकता हूं क्योंकि अभी सब कुछ जांच प्रक्रिया के अंतर्गत है। दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार की शाम करीब 6:45 बजे, 6:52 बजे जो दिल्ली में लाल किले के पास हादसा होता है, विस्फोट होता है जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो जाती है, 20 से 30 लोग घायल हो जाते हैं। इनकी संख्या, भगवान न करे कि उन घायलों की संख्या कैजुअल्टी में तब्दील हो। सभी जो घायल हैं, ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। लेकिन इस बात को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है कि गृह मंत्री, जिनके जिम्मे आंतरिक सुरक्षा का मामला है, उन्होंने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया। हालांकि इसकी अगर बात करें, पहलगाम में भी जो अप्रैल में घटना हुई थी, 26 अप्रैल के महीने में जो घटना हुई थी, शायद वो 22 अप्रैल जिसमें कि 26 लोग मारे गए थे, वहां भी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर रहा। और आज फिर यानी कि सोमवार की शाम जो घटना हुई दिल्ली में, उसे लेकर के भी बातें यही हैं
कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर रहा। वो भी ये फेल्योर तब रहा जब इस घटना के करीब 24 घंटे पहले ही हरियाणा के फरीद, वहां से आरडीएक्स का जखीरा मिलता है हरियाणा से, उसके बावजूद भी भारत सरकार, उनका खुफिया तंत्र कहीं से भी चौकन्ना नहीं हुआ और जिसका नतीजा हुआ कल शाम को 9-10 लोगों की जान गई। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि उन्हें सद्गति प्रदान करें। वो पीड़ित परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति संबल प्रदान करें और जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हमारी गहरी संवेदनाएं हैं उन मृतक परिवारों की तरफ से। अब हम बात करते हैं बिहार चुनाव की। आपने देखा कि पहले चरण में जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन घोषित किया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि 64.6% मतदान हुआ था और 24 घंटे के बाद बताया कि 65.8% मतदान हुआ। उन सब को छोड़ते हुए, उन सब से आगे निकलते हुए अगर हम आज की बात करें दूसरे चरण की, तो उसमें जो अभी तक सूचना हमारे पास आई है उसके अनुसार 67.414% मतदान हुआ है। और अगर हम 5 बजे तक का आज जहां जहां पोलिंग हुई है उसका ब्यौरा अगर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इसके तहत अररिया 67.79, अरवल 63.06, औरंगाबाद 64.42, बांका 68.91, भागलपुर 66.03, गया 67.50, जहानाबाद 64.36, जमुई 67.81, कैमूर 67.22, कटिहार 75.23, किशनगंज 76.26, मधुबनी 60.79, नवादा 57.10, पश्चिमी चंपारण 69.02, पूर्णिया 73.79, पूर्वी चंपारण 69.31, रोहतास 60.69, शिवहर 67.31, सीतामढ़ी 65.29 और सुपौल 70.69। यानी ये जो आंकड़ा है आज के दूसरे चरण के मतदान का, उसने भी पहले चरण से भी ज्यादा मतदान का प्रतिशत रहा है। हम अगर इस दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो इस दूसरे चरण में करीब 3.70 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें और इनके सापेक्ष 1302 उम्मीदवार हैं। 122 में से 101 सामान्य सीटें हैं, जबकि 19 सीटें अनुसूचित जाति की और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें 1,95,44,041 पुरुष, 1,74,68,572 महिला, 60 वर्ष से उम्र के जो मतदाता हैं वो 1,24,19,445, 30 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के जो मतदाता हैं 1,04,97,629, 20 से 29 वर्ष के जो मतदाता हैं वो 84,06,641, 60 से ऊपर के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 48,000
48,42,485 और जो पहली बार मतदान करने के लिए वाले मतदाता थे उसमें 18 से 19 वर्ष में वो 7,59,356। इनके लिए कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कि 10,073 गांव में और 5,326 शहर में। इन सब ने इन सारी कवायदों के बावजूद जब SIR भी कराया गया, जिसमें 20 लाख मतदाता किसी अबूझ बीमारी के चलते उनकी मौत हो चुकी थी, उनके नाम काट दिए गए। 28 लाख ऐसे मतदाता जो कि स्थायी रूप से बिहार के बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम काट दिए गए। कुल 7.42 करोड़ मतदाता पूरे बिहार में, और उसके बाद की ये स्थिति है। और इस पिछले बार भी पहले चरण के मतदान के बाद भी मैंने आपको बताया था कि जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर, जैसा मैंने पहले बताया, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, इन सब ने मिलकर के दो मुद्दों को खास तौर पर उठाया था, पलायन और रोजगार। कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी के निर्देश पर NSY, जिसके कि वो प्रभारी हैं, उन्होंने सबसे पहले बिहार में एक यात्रा निकाली, पलायन रोको नौकरी दो। उस यात्रा ने महागठबंधन को एक मजबूती प्रदान की, कांग्रेस को फिर से बिहार में जिंदा किया, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। SIR के बीच में ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन सब ने, और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी, जिसका नतीजा ये रहा कि जो पब्लिक, जो युवा जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो, जैसा मैंने बताया आपको कि 18 से 19 वर्ष वाले और जो 20 से 29 वर्ष और 30 से 40 वर्ष, यानी कि 19 साल से लेकर के 40 साल तक के जो युवा थे, उन सब ने मिलकर के NDA को पटकनी देने का पूरा मन बना लिया था। और एक खास बात ये कि हर बार पिछले जब भी चुनाव हुए हैं, वो दशहरा और दिवाली के बीच में चुनाव हुए हैं। अब की बार छठ के बाद ये चुनाव हुआ। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर और जो युवा बिहार से बाहर जाकर के अपना रोजगार तलाश रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, वो जो प्रवासी मजदूर हैं, वो एक बार छठ में अपने गांव, अपने घर, अपने राज्य गए तो फिर लौट करके नहीं आए। वो ये तय करके गए थे कि अब की बार बिहार में बदलाव ला करके ही दम लेना है। उन्होंने एक खास बात कि खुद का मन तो बना ही लिया था, साथ ही साथ उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी प्रेरित किया, उनके एक तरह से कहिए कि उनको दिल दिमाग में ये बैठा दिया कि अब की बार बदलाव। और ये जो बदलाव एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता के दिल दिमाग में बैठ चुका था, उसी का नतीजा है कि ये अब की बार तमाम कोशिशों के बावजूद, जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि गृहमंत्री, देश का गृहमंत्री लगभग 15-20 दिन तक वहां कैंप करे, जैसा तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे कि वहां बैठ करके वो वरिष्ठ अधिकारियों को
दिशा निर्देश दे रहे थे कि कैसे क्या करना है। तमाम सारे मतदाताओं को, विपक्ष के जो मतदाता हैं, महागठबंधन के जो मतदाता हैं, उन्हें पोलिंग बूथ तक जाने से रोकने की भी कोशिश की गई। बहुत जगह आज भी वो पहले चरण की तरह आज भी ये देखने को मिला है स्पष्ट तौर पर कि बहुत सारे मतदाता पोलिंग बूथ तक गए। उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, जवान भी थे, वृद्ध भी थे, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही उनका वोट पड़ चुका था। ये इस भारतीय लोकतंत्र का एक काला धब्बा है जो पिछले 11 सालों से लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि 11 साल पहले ऐसा नहीं था, कि वोट की चोरी पहले नहीं होती थी। यही वो देश है जहां बूथ कैप्चरिंग होती थी। जब मतपत्रों के द्वारा वोटिंग होती थी तो बूथ कैप्चर किए जाते थे। बैलेट पेपर्स जिसमें डाले जाते थे, बक्से में पानी डाल दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी। ये भी होता रहा है इसी देश में। लेकिन इन सब से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई और बहुत दिनों तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के तमाम तरह की गलतियां निकाली जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन पिछले हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से एक नया समीकरण सामने दिखाई देना शुरू किया कि वोटिंग मशीन नहीं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ मिलकर के वो कहीं वोटर्स को काट दे रहा है, कहीं वोटर्स को जोड़ दे रहा है। और अब की बार बिहार में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जो मैंने पिछले वीडियो में बहुत पहले कहा भी था कि इसी नवंबर की शुरुआत में पहले चरण के मतदान से पूर्व हरियाणा के करनाल से, गुरुग्राम से स्पेशल ट्रेन तक चलाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे भी दिए, वोटर्स को करीब 6000 के करीब वोटर वहां से भेजे गए स्पेशल ट्रेन में। वो क्या किए? चुनाव चल रहा था, उस दौरान भी एनडीए की तरफ से महिलाओं को 10-10 हजार रुपया उनके खातों में भेजा गया। मैंने एक दो तरह से नहीं, रिश्वत। अभी 2 दिन पहले की बात है कि जो मीडिया में खबरें आई कि पैसे बांटे जा रहे हैं, नगद पैसे बांटे जा रहे हैं। उन सब से पैसे भी लिए, रेल के सफर भी किया, लेकिन मतदान बदलाव के लिए किया, ऐसा देखने में लग रहा है। जो रुझान जो बिहार के लोगों ने मुझसे, जिनसे हमारी बातचीत हुई, जिन वहां के पत्रकारों ने, जो वहां के स्थायी निवासी हैं, उन सब का यह कहना था कि अब की बार तेजस्वी सरकार, ये बदलाव की बयार ने, ये बदलाव की बयार ही थी जिसने सारे रिकॉर्ड वोटिंग के अब तक के ध्वस्त कर दिए हैं। तो क्या आपको लगता है, अब हम सबको इंतजार होगा 14 नवंबर का बाल दिवस, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के आधुनिक आजाद भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। मैंने शुरुआत में ही, जिस दिन ये कार्यक्रम घोषित हुआ था, तभी मैंने ये कहा था कि अब की बार चचा नेहरू ये तय करेंगे कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। अब जो स्थिति सामने सामने दिखाई दे रही है, हर तरफ से जो सूचनाएं आ रही हैं, वहां यही है। अब आप सोच लीजिए कि जितने 5 बजे तक का जो मैंने बताया, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार में तो
कटिहार और किशनगंज तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ है, 75% के ऊपर, 76%। और अगर बात करें उस हिसाब से तो नवादा में 57% है, और उसके अलावा और कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो कि 60% से नीचे हो। 60% के नीचे मतदान कभी होता नहीं रहा है। अब आप सोच लीजिए कि पिछली बार जो 2015 में कुल 56.66% मतदान हुआ था, और जबकि 2020 में 56.93% मतदान हुआ था। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में 57% के आसपास और 2024 में 56% के मतदान हुआ था। इन सब को तोड़ते हुए अब की बार 67%, ये मामूली बात नहीं है। जो चीज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि वोट चोरी चाहे जितनी भी करें, ये उससे बचने का एक तरीका है कि इतना ज्यादा मतदान कर दो कि कितना चोरी करेंगे, 1%, 2%, 3%, 4%। चोरी करने के बावजूद बदलाव सामने दिखाई दे। और अभी भी महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है। अभी आज ही मतदान के अंतिम चरण जब चल रहे थे शाम के समय, उस समय तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी करके कहा कि मतदान खत्म होने के बाद से पैकिंग होने तक और वहां से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाने तक, और वहां भी जब तक सब कुछ सील नहीं हो जाता है तब तक किसी भी पोलिंग बूथ के एजेंट को हिलने की जरूरत नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता लगाए गए हैं महागठबंधन के, किसी की भी जिस तरह से अभी तक पैनी निगाह रखी है, उसी तरह से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने तक और उसके सील होने से लेकर के स्ट्रांग रूम का दरवाजा बंद होने तक, और उसके बाद भी पहरा देने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में किस तरह से 2022 में इस वाराणसी के शहर दक्षिणी का परिणाम किस तरह से अचानक से बदल जाता है। और इसकी भी कोशिश अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां जो स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया, वीवीपैट की पर्चियां बिखरी हुई दिखाई दी, वाहनों का आवागमन शुरू हो गया था। इसे तत्काल महागठबंधन ने नोटिस किया और आरोप लगाए और उसकी शिकायत की, जिस पर अधिकारियों को, कर्मचारियों को हटाया गया, सस्पेंड किया गया। तो ये सब हर चीज, एक एक चीज, एसआईआर जो कराया भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव आयोग ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार की इस तिकड़ी ने जिस उद्देश्य से एसआईआर कराया, उसने बिहार की जनता को कहीं ज्यादा सतर्क कर दिया। मैंने परसों के वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर और जो युवा हैं वो अपने घर अपनी बार आए तो बार बार अपनी माताओं को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को इस बात के लिए प्रेरित किया, उनके दिमाग में भर दिया कि आप लोग ही ये बार बार शिकायत करते हो कि हम साल साल भर तक आप लोगों से मिल नहीं पाते हैं, कोई बातचीत नहीं हो पाती है। तो अगर तेजस्वी यादव ये घोषणा कर रहे हैं कि वो हर घर को एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, सरकारी उपक्रम वाले नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी तो देंगे। और ये उन्होंने विश्वास उनकी बातों पर इसलिए भी हो रहा है कि उन्होंने करके दिखाया है अपने 17
महीने के कार्यकाल में जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इन सब चीजों को लेकर के एक जो समग्र बना है एनडीए के खिलाफ विरोध का, इस बार चिराग पासवान भी काम नहीं आए। मैं देख रहा था अजीत अंजुम जी को, उन्होंने बहुत मेहनत की है एसआईआर से लेकर के। मैं अजीत अंजुम जी को सल्यूट करता हूं। एसआईआर से लेकर के और इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की। 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि वो किस तरह से बिहार पुलिस भर्ती के उन लिए तैयारी कर रहे उन नौजवानों से बात कर रहे थे। उसमें बहुत सारे पासवान भी थे, बहुत सवर्ण भी थे, कुछ यादव भी थे, कुछ अन्य पिछड़ी जातियों के लोग भी थे। पासवान बिरादरी के लड़कों का साफ साफ ये कहना था कि हम जाति के नाम पर नहीं, काम के नाम पर, हमको काम चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी डर एसआईआर ने उनके ऊपर दिखाया, जो मैंने आपको बताया कि 20 लाख लोग मर गए और 28 लाख लोग बताया गया, चुनाव आयोग ने बताया कि वो परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। ये जो 48 लाख, ये कुल 68 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं, उनके भी मन के भीतर ये भी डर है कि हम उनका चुनाव के बाद उनका राशन कार्ड जब्त हो जाएगा, उनका मनरेगा कार्ड जब्त हो जाएगा, न उन्हें राशन मिलेगा, न मनरेगा की मजदूरी मिलेगी। आखिर वो जाएंगे कहां? ऊपर से ये भी इल्जाम लग सकता है कि आप तो देश के बाहर, आप घुसपैठिए हैं, उनको देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव भर घुसपैठिया 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 करते रहे और दिल्ली में कब घुसपैठिया घुस करके आया और आतंक का मंजर सबके सामने पूरे देश को हिला गया, ये उनको पता भी नहीं चला। ये पता तब चला जबकि घटनाएं सारी हो गई, पुलिस वहां पर पहुंच गई, सुरक्षा बल वहां पहुंच गया, वहां से उनको पता चलता है। उसके पहले नहीं। उसके पहले वो गुणागणित में लगे हुए थे कि किस तरह से अब की बार बीजेपी सरकार बना दी। लेकिन उनका मंसूबा ऐसा लगता नहीं है कि इस बार भी पूरा हो पाएगा। जो मैंने लोगों से दरियाफ्त किया, जो पूछताछ की, उसके अनुसार एक ही चीज लग रही है कि इस बार बिहार बदलाव करके ही दम लेगा और इसी का नतीजा है कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। अब अगर कुछ डाटा में, वोटिंग परसेंटेज के डाटा में कोई परिवर्तन होता है तो उसको भी हम अपडेट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। हम फिर मिलेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको भेजिएगा भी, शेयर भी कीजिएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।